अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम यू ऑल टू द यूजीए ऑफिशियल पोर्टल वंस अगेन। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। हमारी डिस्कशन अभी तक सिक्स चैप्टर के मिड तक पहुंच गई है। हम फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते करते हम फ्लूइड की टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं। कितने टाइप्स के फ्लूइड हैं? दो किस्मों के फ्लूइड हैं, वन इज़ आइडियल फ्लूइड, अदर वन इज़ नॉन आइडियल फ्लूइड। हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो कि नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, जिसका स्टेडी फ्लो हो। तीन खसूसियात जिसमें होंगी वो आइडियल फ्लूइड है। इसके बरअक्स अनलाइकली, बिल्कुल ऑपोजिट, जिसमें ये तीन खसूसियात नहीं होंगी या इन तीनों में से कोई एक खसूसियत भी नहीं होगी, वो नॉन आइडियल है। मिसाल के तौर पर नॉन आइडियल कंप्रेसिबल हो सकता है, विस्कस हो सकता है, उसका फ्लो अनस्टेडी हो सकता है। तो इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी किसी के पास अगर होगी तो दैट विल बी नॉन आइडियल फ्लूइड। जब हमने फ्लूइड की टाइप्स पढ़ ली तो मुझे याद पड़ता है मैंने लास्ट टाइम आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बेसिक्स समझाई थी। तो भाई वहां से आगे चलते हैं आज। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में मैंने आपसे कहा था कि हम साबित क्या करेंगे, हम साबित करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी एक कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट होता है ये बाद में देखेंगे। सो साबित करना, लेट्स सी, चलते हैं बात को लेके चलते हैं आगे। हमारे पास लेट्स से एक पाइप है। पाइप कुछ इस तरह का है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक साइड से थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा बड़ा है, और एक साइड से थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, दबा हुआ है, राइट। तो फॉर एग्जांपल दिस इज वन साइड क्रॉस सेक्शनल एरिया कम और दिस इज अनदर साइड क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर। अब यहां पे इस तरफ से देखिएगा इसका एरिया बड़ा होगा। सो दिस इज अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस पाइप में एक साइड से एक फ्लूइड एंटर होता है और फ्लो होता हुआ इस साइड से वो फ्लूइड बाहर निकल जाता है। लेट्स से जो फ्लूइड इसमें एंटर हो रहा है, द फ्लूइड इज हैविंग द मास डेल्टा m1, और जो फ्लूइड एग्जिट हो रहा है हैविंग द मास डेल्टा m2। अभी जरा सुनते जाइएगा कि हमने करना क्या है यहाँ पे। जब फ्लूइड इस पाइप में एंटर होता है तो इस पाइप का इतना हिस्सा जो मैं शेड कर रहा हूं, जब ये इस पाइप में घुसता है तो इतना हिस्सा ट्रेवल करने में, ये हिस्सा कितना जी, दैट पार्ट इज डेल्टा x1, इतना हिस्सा कवर करने में डेल्टा t टाइम लगाता। इसी तरह जब निकलने लगता है इस पाइप से तो इस पाइप का ये हिस्सा जो मैं शेड करने लगा हूं यहां पे, दिस पोर्शन, इस पोर्शन को ट्रेवल करने के लिए, यहां से बाहर निकलने के लिए, ये पोर्शन है डेल्टा x2, बाहर निकलने के लिए टाइम लगाता है डेल्टा t2। और इस साइड का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ये a1 है और इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है a2। ये मैंने चंद पैरामीटर्स आपको बताए, दोबारा बता देता हूँ ताकि आप समझ लें, एक दफ़ा डायग्राम आपके जहनों में बैठ जाए, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद दोबारा बताता हूँ कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है, एक ऐसा पाइप है जो एक जगह से थिन है, पतला, और एक जगह से थिक है। थिन साइड से मास m1 एंटर होता है और थिक साइड से, मोटी साइड से मास m2 बाहर निकलता है। इस साइड पे जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप की मोटाई है वो a1 है और इस साइड से जो पाइप की मोटाई है वो a2 है। इस साइड से जब पानी अंदर एंटर होगा तो फासला डेल्टा x1 तय करेगा और जब इस साइड से बाहर निकलेगा तो फासला डेल्टा x2 तय करेगा। दोनों फासले डेल्टा t टाइम में तय करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, जितना पानी यहां से एंटर होगा ऑब्वियसली उतना ही पानी वहां से बाहर निकलेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि लेट्स से टैंकी में या एक पाइप में मैं एक तरफ से 5 किलो पानी डालूं और नीचे से 50 किलो निकला है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं एक पाइप में 5 किलो पानी डालूंगा तो दूसरे सिरे से 5 किलो ही बाहर निकलेगा। सो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस चीज पे बेस करती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
कि भाई जितना मैथ्स एक तरफ से एंटर करेंगे उतना ही मैथ्स दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। दैट मीन्स दिस डेल्टा m1 श्योरली इक्वल्स टू डेल्टा m2। मैथ्स जनाब दोनों तरफ बराबर है, मैथ्स चेंज नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई हमें। अब मैथ्स को हमने तोड़ना है सिंपल चीजों में। हम ये जानते हैं बच्चों, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, बचपन में पढ़ा था, मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल है। अब मेरे पास अगर इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखूं तो m ओवर ये कैपिटल V है, गौर कीजिएगा जरा। सो मास किसके इक्वल निकलेगा, यहां पे लिखते हैं मास विल बिकम प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, सिंपल। सो भाई m1 क्या हो जाएगा, m1 will become rho 1 capital V1, m2 will become rho 2 capital V2। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? सो अगर आपने कहा कि ये दोनों बराबर हैं आपस में इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, दे बोथ आर इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, आप दोनों को इक्वल कह चुके हैं, बराबर कह चुके हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को क्या किया, कंपेयर किया, क्या बन जाएंगे, रो 1 v1 इज इक्वल टू रो 2 v2। अब देखो बच्चों, मैं इस साइड को m1 की साइड को जरा बड़ा करके तुम्हें दिखाऊं तो ये साइड कुछ ऐसे ही नहीं, क्या मैग्नीफाई कर रहा हूं, ये था एरिया A1 और ये जो फासला है, इस फासले को तुमने क्या कहा था, डेल्टा x1। तो जो वॉल्यूम V1, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, याद रखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इट्स लेंथ, लेंथ बोले तो डेल्टा x। सो भाई V1 की जगह मुझे क्या लिखना है, यहां पे लिखते हैं रो 1, V1 की जगह आ जाएगा A1 इंटू डेल्टा x1 इज इक्वल टू इसी तरह रो 2 A2 इंटू डेल्टा x2, सिंपल। अब x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसे आगे लेके चलता हूं, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। x2 बचपन में पढ़ा, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यार डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। x फासला नहीं है क्या, डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्या, तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किसके होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्रॉब्लम सॉल्व। यार देखो टाइम तो कांस्टेंट है, मुझे क्या करना है, रो 1 A1 डेल्टा x1 बोले तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, V1 इंटू डेल्टा t, रो 2 A2, फासला किसकी जगह आ जाएगा, V2, यहाँ से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी V2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी सेम है, काट दो, ये क्या बन जाएगा, रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। देखो दोनों फ्लूइड्स की, यहाँ से घुसने वाले और वहाँ से निकलने वाले फ्लूइड्स, दोनों फ्लूइड्स की डेंसिटी भी सेम होगी। ऐसा तो नहीं होता कि आप पाइप में एक तरफ से पानी डालो तो नीचे तरफ से गाढ़ा तेल निकल आए, पॉसिबल नहीं। ऑब्वियसली अगर आप पानी ऊपर से डालोगे तो सेम डेंसिटी का वही पानी दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। सो लिहाजा यहाँ पे रो 1 इज इक्वल टू रो 2 बराबर है, तो मैं लिहाजा इन दोनों को यहाँ पे काट सकता हूँ, डिवाइड हो जाएंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब भाई A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हमने साबित कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर लूँ तो फिर मैं यहाँ से एक दो चीज़ें और निकालूंगा, फिर अपने बात को यहाँ पे समेटूंगा। अब हाईलाइट करना है, जरा गौर से सुनिएगा क्या चीज़ हाईलाइट करनी है इसमें से, कांस्टेंट है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ये साइड जरा रिमूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि A1 V1 या प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट।
प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, आई हैव प्रूव्ड। अगर मैं इससे फिर एक कदम आगे चलूं, सो एरिया इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर वेलोसिटी, बोले तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी मेरा बच्चा वही बात जो मैं कल आपको समझा चुका था, आज साबित करवा दी कि भाई एरिया और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है। जब आप बाग में खड़े होकर बड़े मज़े से पौधों को पानी डाल रहे होते हैं या घर के बाहर खड़े होकर सड़क पे पानी लगा रहे होते हैं, तो पाइप अगर मुकम्मल खुला है आगे से, एरिया अनकवर्ड है, तो पानी निकल के सामने गिर रहा है। लेकिन अचानक बाबा जी सामने से साइकिल पे गुजरे और आपको शरारत सूझती है, आप उस पाइप के अंदर उंगली फंसाते हैं। आपने उंगली फंसा के क्या किया, पहले एरिया सारा था, उंगली फंसा के आपने एरिया कम कर दिया। इस इक्वेशन को देखिएगा, एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा, पानी वो स्पीड से निकल के बाबा जी की सारी साइकिल और सलवार गीली कर देता। सो इन दैट सिचुएशन एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा, एरिया एंड वेलोसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ से एक रिजल्ट तो ये निकला जो मैंने डब्बे में आपके सामने बंद किया। दूसरा रिजल्ट, अहम दूसरा रिजल्ट क्या है, ज़रा वो भी देख लीजिएगा। दूसरा रिजल्ट क्या है, मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, ये बोला ना मैंने। यहाँ से वो कौन सा कांस्टेंट है देखते हैं ज़रा। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को, यानी इस साइड को मुझे सॉल्व करना है। एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड। अगर मैं इन्हें सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब क्या होता है, मीटर क्यूब कहते हैं वॉल्यूम को, कैपिटल वी, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड। यानी कि दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लो रेट। याद रखिएगा, बड़ा अहम जुमला। आपको एक नई चीज यहां पे मैंने सिखा दी। क्या नई चीज सिखाई, याद रखना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी कौन सा कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी को हम वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। ये वॉल्यूम फ्लो रेट यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के इक्वल है। दोबारा लिख देता हूं, दिस ए इंटू वी, स्मॉल वी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये कांस्टेंट इसके इक्वल है। गॉट इट बच्चों। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी। बाज़ औक़ात सवाल सिंपल पूछ लेता है, मैं यहाँ पर सवाल लिखता हूँ, सवाल सिर्फ इतना पूछ लेता है, डिफाइन वॉल्यूम फ्लो रेट। तो भाई वॉल्यूम फ्लो रेट की डेफिनेशन ज़रा लिख लो, वॉल्यूम फ्लो रेट की डेफिनेशन लिख लो। द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक सेकंड में कितना वॉल्यूम, कितना हुजम लिक्विड का फ्लो करके आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लो रेट। उसे वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। एंड वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गई। गॉट इट। अगली चीज जो आपके साथ डिस्कस करनी है, अगली चीज जो डिस्कस करनी है, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। आपको मैंने देखो अभी पॉइंट बताया ना कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगली इक्वेशन जो करनी है दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। स्पेलिंग यार इसके बड़े मुश्किल है। बर्नौलीज इक्वेशन, ये बर्नौली इक्वेशन भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में पूरी हो जाएगी, नहीं तो आज जितनी होगी इंशाल्लाह बाकी हम कल कर लेंगे।
आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप, एक जगह से बड़ा, एक जगह से छोटा, एक जगह से मोटा, एक जगह से पतला। ये बर्नौलीज इक्वेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे थी, इसका प्रिंसिपल, इसका कानून जरा लिख लीजिएगा, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। ठीक है जी। जब भी किसी इक्वेशन की बात की जाती है तो सबसे पहले जिक्र किया जाता है उस इक्वेशन की स्टेटमेंट का कि हमें इस इक्वेशन में करना क्या है। मैं डायग्राम मिटा इसलिए कि मैं थोड़ा डायग्राम आगे कर दूं, यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह बन जाए जरा लिखने की। बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट क्या करती है? बर्नौलीज इक्वेशन में हमें सीखने को क्या मिलता है? प्रिंसिपल मैंने बता दिया, इसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट क्या करती है? बर्नौलीज इक्वेशन के एंड पे हम साबित क्या करेंगे? जिस तरह मैंने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में शुरू में बता दिया था ना कि इसमें है क्या, प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसी तरह यहां पे देखना, बर्नौलीज इक्वेशन कहती है, याद रखिए, सम ऑफ प्रेशर, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसके एक वॉल्यूम की फ्लो कर रहा है ना पानी, तो उसके वॉल्यूम की, एक खास वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी, मिसाल के तौर पे 1 लीटर पानी फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करते हुए 1 लीटर पानी की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो 3 चीजें बोली मैंने, सम ऑफ प्रेशर, उस पानी का प्रेशर, फ्लो करते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी और उसकी हाइट की वजह से उसमें मौजूद, उस 1 लीटर पानी में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी। इन तमाम चीजों का सम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं इसे लिखूं तो साबित क्या करना है मुझे? साबित करना है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी फ्लूइड के लिए ये चीजें कांस्टेंट हैं। बात समझ रहे हो? 10 मिनट 15 मिनट है मेरे पास अभी। बात समझ रहे हो बच्चों? ये चीज हमें साबित करनी है। तो मेरा पुत्र ये चीज साबित करने के लिए वापस उसी डायग्राम पे आते हैं। हमें बनाना है ये बाजा। बाजा कुछ ज्यादा लंबा हो गया। दैट इज द पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक तरफ से पतला और एक तरफ से मोटा, राइट है, कुछ इस तरह से। लेकिन किताब वाली अगर डायग्राम को फॉलो करूं तो इस तरफ हाइट मौजूद है, किताब में इस तरफ हाई साइड है। सो हम किताब वाली डायग्राम को फॉलो करते हैं ताकि आपके लिए और मेरे लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो। मैं समझा दूं, आप लोगों को समझ में ना आए, मज़ा नहीं आएगा। सो इस साइड पे ज़रा थिकनेस ज़्यादा है, इस साइड पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो पुत्र, ये ज़मीन है, इस साइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को A1 कह दिया, इस साइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेट्स से इस साइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को A2 कह दिया। नहीं जी, इस साइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, अब थोड़ा सा साइड पर लिख देता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया साइड पर लिख देता हूं A2। इन दोनों साइड्स के ऊपर हवा का प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है। याद रखिएगा इस कायनात में हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव इनवर्ड की तरफ होता है। इसकी बड़ी मैं बेहतरीन एग्जांपल दूं, आप पानी की वो कोका कोला की बोतल है जो घर में अम्मी ने भर के रखी होगी फ्रिज में, आपने बोतल खाली कर दी, पी ली, अब बोतल खाली है, उसे सक करें, वो बोतल सक करने पे फिस क्यों जाएगी? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरफ से इनवर्ड लग रहा होता है। सो इस पाइप पे भी इनवर्ड प्रेशर है, यहां से इसको अंदर दबाया जा रहा है प्रेशर की वजह से, P1 प्रेशर यहां से लग रहा है, ये प्रेशर भी इसको अंदर की तरफ दबा रहा है, ये प्रेशर इस पे P2 यहां से लग रहा है।
पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? सो सिमिलरली जब यहां से फ्लूइड अंदर एंटर हुआ तो ये वाला फासला जो कि डेल्टा x1 है, इसे तय करने में टाइम लगा डेल्टा t। इसी तरह वो फ्लूइड जब यहाँ से बाहर निकलने लगा तो बाहर निकलते हुए उस फ्लूइड को ने ये फासला तय किया, ये फासला है डेल्टा x2 और ये फासला तय किया डेल्टा t टाइम में। ये साइड जरा ऊंची है जमीन से, इस हाइट को h1 कह दिया, ये हाइट जरा कम है जमीन से, इस हाइट को हमने h2 कह दिया। बड़ी सिंपल सी बात, कोई टफ डिस्कशन नहीं चल रही, सिंपल डिस्कशन चल रही है। दोबारा बात को कर लेते हैं। हमारे पास एक पाइप है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, एक तरफ से थिकनेस ज़्यादा है, एक तरफ से थिकनेस कम है। जिस तरफ थिकनेस ज़्यादा है उसके एरिया को A1 कह रहे हैं, जिस तरफ थिकनेस कम है उसके एरिया को A2 कह रहे हैं। फ्लूइड जब अंदर एंटर हुआ तो उसने फासला तय किया डेल्टा x1 डेल्टा t टाइम में, और निकलने के वक्त पे उसने फासला डेल्टा x2 तय किया डेल्टा t टाइम में। सिंपल। इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड्स पे हवा का जो प्रेशर है वो इनसाइड है, दबाव है अंदर की तरफ P1 और P2। सो मैंने कहा था कि ये वाली इक्वेशन बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सो इस वक्त हमारे पास दो एनर्जीज मौजूद हैं। एक एनर्जी तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी एनर्जी इस पानी के फ्लो की वजह से, लिक्विड के फ्लो की वजह से एनर्जी होगी, वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। और आप जानते हैं बचपन में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, 4 में पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो आपने करना क्या है, यहां पे साबित करना है कि भाई टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। यहां से आप अपनी बात को लेके चलेंगे। आपकी बात का आगाज इस जुमले से होगा कि टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यहां पे यानी आपने वर्क डन भी कैलकुलेट करना है, आपने एनर्जी का चेंज भी कैलकुलेट करना है। आप वर्क को एनर्जी के इक्वल रखेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी खुद ब खुद बन के सामने आ जाएगी। सो वर्क देखते हैं, यहाँ पे दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स का वर्क अलग अलग कैलकुलेट होगा। फॉर फर्स्ट साइड, पहली साइड के लिए वर्क कैलकुलेट करते हैं। वी ऑल नो दैट, बस 5 मिनट और लूंगा फिर यहां से ही आगे नेक्स्ट टाइम लेके चलूंगा। फॉर वन साइड, फॉर फर्स्ट साइड वी ऑल नो दैट वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी। मगर प्रॉब्लम ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो है मगर फोर्स नहीं। फोर्स के लिए क्या करेंगे देखिएगा, हम जानते हैं कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स चाहिए, फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया के इक्वल आ जाएगी। अब मेरे पास प्रेशर भी है, एरिया भी है। सो W1 वर्क फॉर फर्स्ट साइड क्या आ जाएगा, देखो जरा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। W1 क्या आ जाएगा, F1 A1 सॉरी P1 A1। फोर्स कैसे निकली, प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट। सो इसकी फोर्स क्या आ जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, डेल्टा x1। पॉइंट समझ गए। अगर मैं इसे थोड़ा सा मजीद लिखूं एक्सप्लेन करके, तो अभी बताया था पिछले टॉपिक में कि छोटे होते हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वर्क बन जाएगा W1 इज इक्वल्स टू P1 A1 V1 इंटू डेल्टा T। सिमिलरली इन अ वेरी सिमिलर फैशन, बिल्कुल ऐसे ही फॉर सेकेंड साइड, दूसरी साइड के लिए वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जरा यहां पे भी प्रेशर ऐसे ही है, एरिया ऐसे ही है। सिमिलरली बगैर कैलकुलेट किए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं वर्क फॉर सेकेंड साइड। देखो दिमाग इस्तेमाल करना है, ये आ जाएगी, लिख दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ A2 V2 इंटू डेल्टा T।
तो टोटल वर्क क्या होगा, मगर एक बात यहाँ पे जहन में रखनी है, एक बात बड़ी अहम है, बल्कि थोड़ा सा तुम्हारे लिए कैलकुलेट कर देता हूँ, अगर मैंने डायरेक्टली कर दिया तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। जाओ अयाशी करो, ये तुम्हारे लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। आज बस वर्क करूंगा, एनर्जी वाला पोर्शन कल करवाऊंगा, वर्क तुम्हारे लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। जाओ, W इज इक्वल्स टू एफ डी, एफ डॉट डी होता है, सही है ना। अब यहां पे देखो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा होगा। गौर करो, इस वक्त जो फ्लूइड है वो यहां से बाहर आ रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, जबकि दबाव प्रेशर अंदर की तरफ है, ऑपोजिट है। सो जब मैंने कहा है कि जब दो चीजें ऑपोजिट हों तो थीटा क्या होता है, 180 डिग्री। बस ये जहन में रखना था। ये मैं पहले डायरेक्टली बताने लगा था, फिर मैंने कहा बता दूं सेपरेटली, परेशान ना हो जाएंगे बच्चे। सो W2 फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, P2 A2, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा X2, और कॉज ऑफ 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1 इंटू P2 A2 डेल्टा X2। ठीक है, यहां तक पॉइंट मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 डेल्टा X2 को जैसे यहां पे तोड़ा था वैसे यहां पे तोड़ देंगे, V2 इंटू डेल्टा T। तो तुम्हारे पास देखो W1 की वैल्यू भी है और तुम्हारे पास W2 की वैल्यू भी है। सिंपल। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क। टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2। क्या ख्याल है, तो कर दो फिर। सो यहां पे WT is equals to W1 plus W2. So W1 is P1 A1 V1 delta T plus minus P2 A2 V2 delta T. So अब यहां पे देखिएगा ये P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T यहां पे आ गया। बस एक जुमला और, बात खत्म करने लगा। हमने भी पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। अगर मैं इस टाइम को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट टाइम इधर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेलोसिटी और टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। सो देखो क्या ये प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेलोसिटी और टाइम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी और टाइम नहीं। सो यहां पे क्या करना है, टोटल वर्क W इज इक्वल टू P1 इंटू वॉल्यूम माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। ले जी, यहां पे अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। टोटल वर्क की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्क के बाद एनर्जी चेंज एंड एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ले जी, यहां तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।